नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बता दें कि कई बैठकें की समीक्षा भी मुख्यमंत्री करेंगे। प्रबंध सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री और उसके बाद रामायण मेले का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। रामायण मेले का भी शुभारंभ होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। आज अयोध्या के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तैयारियां लगातार चल रही थी बीते कई दिनों से और आज आपको बता दें कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम पूरे अयोध्या में किए हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं। अपने दौरे पर वो है। रामायण मेले का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। कई बैठकों में हिस्सा भी मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। आपको बता दें कि कई बैठकों की समीक्षा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उसके बाद प्रबंध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। रामायण मेले का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही करने वाले हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी काफी उत्साहित इस दौरे को लेकर। अयोध्या को रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। बीएस, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं और कई बैठकों की समीक्षा भी मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है, कई कार्यक्रम उनके आज हैं, अपडेट क्या है पूरे मामले को लेकर? देखिए, प्रद्युम्न सूर्य के जो मुखिया है वो लखनऊ से लैंड हो चुके हैं अयोध्या के। बस कुछ ही देर एयरपोर्ट पे खड़ा हूं, बस कुछ ही देर जो जिला प्रशासन है उनके सारे अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही देर में 10:40 से यहाँ उनको लैंड होना है। उनके साथ सूबे के जो डीजीपी हैं बीएस चौहान जी हैं और चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा हैं और जो उनके साथ तमाम आला अधिकारी हैं, उनके साथ पूरा अफसरशाही जो है वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। उनको साथ जो विकास है, जो अधिकारियों के साथ विकास समीक्षा की बैठक करेंगे और जो विजन डॉक्यूमेंट है अयोध्या की, जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, जो तैयारियां चल रही हैं, जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जो यहाँ एक्शन का काम चल रहा है, जो पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे जो अलग अलग जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिला प्रशासन के साथ और सांसद विधायकों के साथ आज अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे और यहाँ जो विकास कार्य है उसका जायजा भी लेंगे। हनुमानगढ़ी सबसे पहले आएंगे, हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे, उसके बाद राम जन्मभूमि में दर्शन करेंगे, उसके बाद सीधा यहाँ से फैजाबाद जाएंगे, गांधी विकास आयुक्त सभागार में अधिकारियों के साथ, जो उनके साथ चीफ सेक्रेटरी हैं दुर्गा शंकर मिश्र जी हैं, मुख्यमंत्री के साथ उनके सलाहकार जो हैं और जो डीजीपी है उत्तर प्रदेश के साथ कानून व्यवस्था के भी जानकारी लेंगे। उसके बाद 1:30 बजे जो प्रबुद्ध सम्मेलन है, जो कम से कम 50,000 लोगों को इकट्ठा किया गया जीआईसी मैदान में, उसको संबोधित करेंगे। उसके बाद 1 घंटे का उनका जो कार्यक्रम आरक्षित है, उसके बाद 3:30 बजे रामायण मेला का उद्घाटन करेंगे। जी प्रद्युम्न, बिल्कुल। उसके बाद जिस तरीके से जी बिल्कुल, उसके बाद गोरखपुर का भी दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। लेकिन ऐसे में अगर अयोध्या दौरे की बात करते हैं तो कितना महत्वपूर्ण उनका ये दौरा माना जा रहा है और कौन कौन उनके साथ मौजूद रहने वाला है? देखो प्रद्युम्न, जो तरह से नगर निकाय की भी सूचना जारी होनी है, इसको ये देख के देखा जा रहा है। सबसे जो प्रबुद्ध सम्मेलन है, जो 50,000 जो बीजेपी ने लक्ष्य रखा है कि 50,000 लोग शामिल होंगे उस प्रबुद्ध सम्मेलन में, तो ये नगर निकाय का जो चुनाव है, कहीं ना कहीं ये जो उसकी तैयारियां हैं, उसकी तैयारियां मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उसकी तैयारियों की शुरुआत भी कर चुकी हैं और वो तैयारियां आज अयोध्या से होगी। प्रबुद्ध जो सम्मेलन है उसमें 50,000 लोगों को लक्ष्य रखा गया है और उसके साथ जो आला अधिकारी हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे जो भी हो, विकास कार्य के जितने भी, चाहे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हो या पर्यटन से जुड़े हुए जो भी मंत्रिमंडल के जो भी लोग हैं, उनके साथ जो कानून व्यवस्था के हालात हैं और जो विजन डॉक्यूमेंट है उसकी हालात का जायजा भी लेंगे। प्रद्युम्न, बिल्कुल, कहीं ना कहीं सम्मेलन को संबोधित भी किया जाएगा और विजन डॉक्यूमेंट जो है उसका भी जायजा लिया जाएगा। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हर एक चीज पर नजर बनाए रखी जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम पूरे क्षेत्र में हो रखे हैं? देखो प्रद्युम्न, जिस तरह से अयोध्या हमेशा रेड अलर्ट पे रहती है, तो अयोध्या में जो सुरक्षा व्यवस्था के आला कमान इंतजाम किए जाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री के साथ एनएसजी कवर है, उनके साथ जो भी एटीएस हो या चाहे कमांडो हो, तो उनके साथ तमाम सुरक्षा व्यवस्था, आर्मी के जो आर्मी एरिया भी है, कैंट भी है और तमाम जो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था अयोध्या के नाते से हमेशा फुल प्रूफ तैयारियां रहती हैं। और मुख्यमंत्री के आने से जो चाहे तमाम ड्यूटी एसपी हो, पीएससी हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, वो लगाए जाते हैं। वो सारी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सारी तैयारियां ड्यूटी लगाई गई हैं। जी
चले ठीक है भैया सलाठी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर आज अयोध्या के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित मुख्यमंत्री करेंगे। आगे बढ़ेंगे, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं गोरखपुर दौरे पर भी रहेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे। 1821 करोड़ रुपए की सौगात भी आज देने वाले हैं गोरखपुर वासियों को। स्पोर्ट्स कॉलेज के ग्राउंड का शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे और उसके बाद 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। तो आज सुबह अयोध्या दौरा और उसके बाद गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई ऐसी बड़ी विकासात्मक परियोजना है जिनका शुभारंभ हो जाएगा। 4 परियोजनाओं का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाना है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है, गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, शाम 4 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। तो आपको बता दें 1821 करोड़ रुपए की सौगात भी आज मिलने वाली है। गोरखपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, जिस तरीके से आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचने वाले हैं, जानकारी ईमेल पा रही कि 1821 करोड़ की बड़ी सौगात आज गोरखपुर वासियों को मिलने वाली है। क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल प्रद्युमन, मैं बता दूं कि शाम 7 बजे योगी आदित्यनाथ आज स्पोर्ट्स कॉलेज के मैदान में 4 बड़ी परियोजनाओं का जो है शिलान्यास करने वाले हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 2 दिवसीय दौरा गोरखपुर है। उसमें आपको बता दें कि रामगढ़ ताल और गोरधैया नाला, जिससे एक बड़ी समस्या थी यहाँ के लोगों को, जल भराव थी, उस समस्या से आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निजात दिलाने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि खजांची चौराहे से जेल बाईपास रोड पर जो है एक फ्लाईओवर का जो है निर्माण हुआ है, उसका भी आज वो शिलान्यास करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि बांस स्थान यानी बांस स्थान मार्ग जो है उसका चौड़ीकरण होना है, उसका भी जो है आज चौड़ीकरण हो चुका है, उसका आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास करने वाले हैं। यानी कि 4 बड़ी परियोजनाएं जो 1821 करोड़ की जो पूरी तरीके से बनकर तैयार है, वो गोरखपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 बजे जो है स्पोर्ट्स कॉलेज के मैदान में ये सभी सौगात गोरखपुर वासियों को देने वाले हैं और साथ ही आपको बता दें एक सभा भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल सुबह का कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री जो है विवाह का जो है कार्यक्रम है, जिसमें करीब 1000 से ज्यादा जोड़ों का कल शुभ विवाह होगा और उसमें जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और आशीर्वाद देंगे, जिसमें 4 जो है पंडित बुलाए गए हैं, 1 मौलवी बुलाए गए हैं, क्योंकि 31 जोड़े जो है वो मुस्लिम भी हैं। और कल एक बढ़िया का मतलब कि बड़ा कार्य होने वाला है, लगभग 1000 से अधिक जोड़ों का कल विवाह होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होकर अपना आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल सुभाष, क्योंकि देखिए जिस तरीके से स्पोर्ट्स कॉलेज के ग्राउंड का शिलान्यास भी यहाँ पर किया जाना है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आज बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देने वाले हैं। ऐसे में वहां पर अभी क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए जिले के सारे आला अधिकारी लगे हुए हैं और आपको ये भी बता दें प्रद्युमन की स्पोर्ट्स कॉलेज के मैदान में एक कार्यक्रम होना है, ना कि वहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज का शिलान्यास होना है। तो कल आज जो है वो शाम को 4 बजे होना है। जिले के सारे आला अधिकारी लगभग 1 हफ्ते से लगे हुए थे और सुरक्षा व्यवस्था या जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको चाक चौबंद किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ लगाई गई है, पीएससी के जवान लगे हुए हैं, यानी कि मुख्यमंत्री के आगमन की जितनी भी तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से यहाँ के आला अधिकारी पूर्ण कर चुके हैं। जी प्रद्युमन, चलिए ठीक है सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ फिलहाल साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि इस वक्त की अहम जानकारी है, जहां पर बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। 1821 करोड़ की ये बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद बड़ी सौगात आज देने वाले हैं। 4 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। समिट को लेकर गोपाल नंदी का बड़ा बयान सामने आया है। वैश्विक निवेश का केंद्र बन रहा है उत्तर प्रदेश। 9 दिसंबर से शुरू होगा इन्वेस्टर्स समिट, 17 देशों में होगा रोड शो। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को दिया जाएगा न्योता, यूपी में निवेश का न्योता दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि अवध शिल्पग्राम में बनेगा भव्य टेंट सिटी।
साथ ही साथ स्विस कॉलेज में रहेगा विदेशी मेहमान। 1 महीने तक ये ODOP प्रदर्शनी चलने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां काफी तेज हो चुकी है। 9 दिसंबर से इन्वेस्टर्स समिट शुरू हो जाएगा। लखनऊ से बड़ी खबर है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, समिट को लेकर गोपाल नंदी का बयान भी सामने आ गया है। फिलहाल मीटिंग की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वैश्विक निवेश का केंद्र भी उत्तर प्रदेश बन रहा है। तो आपको बता दें कि 9 दिसंबर से इन्वेस्टर्स समिट शुरू हो जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां काफी तेज हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। समिट को लेकर गोपाल नंदी का बड़ा बयान सामने आया। लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर, वैश्विक निवेश का केंद्र लगातार उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है। आपको बता दें, निवेश बाहर की कंपनियां भी उत्तर प्रदेश में अब कर रही है, जिसके चलते काफी बेहतर स्थिति में उत्तर प्रदेश आ रहा है। यूपी बन रहा है वैश्विक निवेश का केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को न्योता लगातार दिया जा रहा है। यूपी में निवेश का न्योता दिया जा रहा है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। अवध शिल्पग्राम में भव्य टेंट सिटी बनने जा रही है। स्विस कॉलेज में रहेंगे विदेशी मेहमान। 1 महीने तक चलेगी ODOP प्रदर्शनी। और इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरीके से लगातार समिट की तैयारियां तेज हो गई है, ऐसे में अभी और क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए प्रद्युम्न, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तो चली रही थी। करीब 150 से ज्यादा जो उद्योगपति हैं वो उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने में रुचि रखी थी, क्योंकि एक पोर्टल बनाया गया था सरकार की तरफ से, उनमें उस पर उनको न्योता दिया गया था, उन्होंने सहमति जता दी थी। अब जो विदेश दौरे की बात चल रही थी, जो योगी सरकार के 16 कैबिनेट मंत्री थी, सभी को विदेश दौरे पर जाना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद विदेश दौरे पे जाना था उनको, उसमें कुछ बदलाव किया गया है। अब 13 जो मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं वो सिर्फ जाएंगे विदेश, जाएंगे और वहां पर जो उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने को होकर न्योता भी देंगे। 33 IAS ऐसे हैं वो मंत्रियों के साथ में जाएंगे, वो वहां के अधिकारियों से मुलाकात करके और रूपरेखा तैयार करेंगे कि वहां जो विदेशी कंपनियां हैं उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करें। मुख्यमंत्री के साथ OSD और कुछ अधिकारी उनकी टीम में शामिल होंगे। 9 से 19 दिसंबर के बीच में यूपी के टीमों का विदेश दौरा शुरू हो जाएगा। 9 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, जिसमें अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीखों का भी तय नहीं हुआ कि वो कब जाएंगे, लेकिन इतना केशव मौर्य का 16 से 19 दिसंबर नीदरलैंड और फ्रांस जाएंगे केशव मौर्य। IT मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी केशव मौर्य के साथ में रहेंगे। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक मैक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना वहां के दौरा करेंगे। ये 9 तारीख से 14 तारीख तक वहां पर रहेंगे। तो इस तरीके से जो सभी मंत्रियों के जो तारीख है वो तय हो चुकी है। कितने मंत्री विदेश दौरे पर जाएंगे वो भी तय हो चुका था। कुछ परिवर्तन जरूर किया गया है, पहले 16 अब 13 मंत्री ही वहां पर विदेश दौरे पर रहेंगे। अधिकारियों की संख्या पहले ज्यादा थी, अब उसको घटाकर 33 कर दी गई है। यानी अब पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। और जो पोर्टल सरकार ने बनाया था, सरकार का जो लक्ष्य है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की, उसको लक्ष्य को पाना। अब हालांकि चुनौती बड़ी है, लेकिन मुमकिन देखना होगा कि सरकार कितनी चुनौती पे खरा उतरती है, या सरकार के जो मंत्री हैं विदेश दौरे पर है वहां से कितना उद्योगपतियों को यहाँ उत्तर प्रदेश में आकर्षण कर सकते हैं, ला सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो माहौल है उसको विदेश जाकर के उसको इसके उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से कानून व्यवस्था और किसी भी कोई उद्योग लगाने के लिए वहां पर बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, यही सब मुख्य रूप से कारण होते हैं कि वहां उद्योग कैसे चल पाएगा। दूसरा, बाजार को लेकर के अब उत्तर प्रदेश में अगर कंपनियां लग भी जाती हैं तो वो बाजार भी सरकार को उपलब्ध कराना पड़ेगा कि उनका जो उद्योग लगाने के बाद उनका प्रोडक्ट होगा वो कहाँ जाएगा। इन सब तमाम चीजों को लेकर के, और फिर अभी कई पिछले सालों से लगातार इन्वेस्टर समिट होती रही है। जो इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में आए हैं वो भी एक फीडबैक लगातार लिया जा रहा है कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। एक अलग से टीम बनाई गई है, वो इन पर वाच करती है, और अगर कोई दिक्कत होती है तो वो उद्योगपति सीधे सरकार के पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, उसके बाद उस पर सरकार निराकरण करती है। तो ये एक रूपरेखा तैयार हुई है। फरवरी में ये इन्वेस्टर समिट लखनऊ में किया जाएगा। इसमें देखना होगा कितने उद्योगपति विदेश से आते हैं, कितनी सरकार क्या कुछ मदद देती है, OMU सिग्नेचर होंगे। ठीक है अनूप, दोबारा आपके पास लौटूंगा, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आप लोगों से अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि 9 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो रही है।
17 देशों में रोड शो भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को न्योता फिलहाल दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। दरअसल अखिलेश यादव का चुनावी रन काफी तेज हो गया है। मैनपुरी से इस वक्त की यह बड़ी खबर है। विधानसभा किशनी में 11 जनसभाएं अखिलेश यादव करने जा रहे हैं। 58 जगहों पर जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। इस वक्त की यह बड़ी खबर। अखिलेश यादव का चुनावी रन काफी तेज हो चुका है। प्रत्याशी डिंपल यादव के पक्ष में वोट की अपील लोगों से की जा रही है। जनसभाएं की जाएंगी। 58 जगहों पर अखिलेश यादव अब जाने वाले हैं। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव का चुनावी रन काफी तेज हो गया। इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, जिस तरीके से अखिलेश यादव का चुनावी रन तेज हो चुका है, अलग अलग जगह अब वो जनसभाएं भी करने जा रहे हैं, किस तरीके से इसको समझा जाए, क्योंकि ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए प्रद्युम्न, मैनपुरी एक ऐसा लोकसभा है जिसकी उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों को भी निगाहें इस पर टिकी हैं कि उस नेताजी की सीट पर क्या होगा, किसका वर्चस्व होगा, क्या जो काफी लंबे समय से समाजवादी पार्टी के पाले में उस सीट रहती थी, क्या भाजपा इस बार भेज पाएगी या नहीं भेज पाएगी, क्या वहां के समीकरण होंगे। हालांकि पहले जो स्थिति बनी थी प्रद्युम्न, वो उस लोकसभा में 5 विधानसभा आती हैं, जिसमें 3 समाजवादी पार्टी के पास हैं, शिवपाल यादव को जो जसवंत नगर सीट मिला करके 2 भाजपा के पास हैं। ऐसे और इस आंकड़े से और देखा जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अभी भी वहां दबदबा कायम है, और जब 3 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के पास हैं तो कहीं ना कहीं लड़ाई कठिन हो जाती है। लेकिन जब कभी हम जातिगत आंकड़ों के बात करते हैं प्रद्युम्न, तो वहां पर 45% यादव वोट है और 55% अन्य वोटर हैं, जिसमें साक्य यादव के बाद अगर आता है तो साक्य वोटरों की संख्या वहां पर ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है रघुनाथ साक्य, वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से पहले बिलोंग करते थे, समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुके हैं, उसके बाद पीएसपी में भी शामिल उपाध्यक्ष के पद पे रह चुके हैं। यानी समाजवादी पार्टी के परिवार से ही कहीं ना कहीं उनका पहला ताल्लुक रिश्ता रहा है। तो ऐसे में ये एक देखने वाली चलो ठीक है, आपके पास दोबारा लौट रहा हूं। अनूप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर, मैनपुरी उपचुनाव की जंग तेज हो चुकी है। मैनपुरी से ही बड़ी खबर है, डिंपल यादव करेंगी 9 नुक्कड़ सभाएं। तो देखिए अखिलेश यादव भी कर रहे हैं और वही डिंपल यादव की तरफ से भी नुक्कड़ जनसभाएं की जाएंगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ गई है। मैनपुरी उपचुनाव की जंग काफी तेज हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर मैनपुरी से, डिंपल यादव भी 9 नुक्कड़ सभाएं करेंगी। अपडेट के साथ अनूप कुमार सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, अब डिंपल यादव भी 9 नुक्कड़ नाटक करने जा रही हैं, अलग अलग जगह ये जनसभाएं की जानी है। क्या कुछ अपडेट आपके पास इसके बारे में? देखिए प्रद्युम्न, लगातार मैं ये बात कह रहा था कि अखिलेश यादव हो या डिंपल यादव अब अपने लोगों से मुलाकात करना चाहती है, क्योंकि अब नेताजी की सेठ है, नेताजी की लोग हैं, अब उनको भी संतोष मतलब उनसे मिलना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि जिस तरीके से नेताजी लोगों की मदद करते थे उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी मदद करेगी। हालांकि एक चुनौती जरूर होगी वहां पर उस सीट को लेकर के, और यही वजह है कि लगातार चाहे अखिलेश यादव की बात करें या फिर डिंपल यादव खुद मैदान में उतरी है नुक्कड़ जनसभाएं करने के लिए, लोगों के घर में जनसंपर्क कर रही हैं, जो उनके अपने थे उनको लगातार मुलाकात कर। चलिए ठीक है अनूप, दोबारा आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बताना है कि भोगांव के सुल्तानगंज में भी सभा करने वाली है डिंपल यादव। मैनपुरी उपचुनाव की जंग काफी तेज हो गई है, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। और इस खबर पर अपडेट के साथ मैनपुरी से हमारे संवाददाता नदीम सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम, जिस तरीके से अब डिंपल यादव भी उपचुनाव की जंग में आ चुकी है और साथ ही साथ उनके द्वारा भी सभाएं यहां पर की जानी है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? किस तरीके से सभाएं हो रही हैं? देखिए, पूरी सैफी परिवार, पूरा समाजवादी परिवार आज सड़कों पर है और पिछले ये 1 हफ्ते से सड़कों पर है। गांव-गांव जाकर, डोर टू डोर जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं, चाहे वो डिंपल यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे रामगोपाल यादव हो, चाहे चाचा शिवपाल यादव हो। ये लोग कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं इस किले को फतेह करने के लिए, जिसके लिए ये अपने रूठे हुए को मनाने का काम कर रहे हैं। और वहीं जो मैनपुरी का चुनाव अपनी सरगर्मियों पे है, जोरों शोरों पे, दोनों पार्टियों ने पूरी दम दिखा दी है। आज मैनपुरी में डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, तो वहीं एक तरफ अखिलेश यादव प्रचार कर रहे हैं, डिंपल यादव भी प्रचार कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, अपने बात कह रही हैं और अपने जो रूठे हुए लोग उनको मनाने का प्रयास भी कर रहे हैं, जिससे कि एक जीत का अंतर बड़ा हो सके। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी जो रघुराज सिंह शाक्य, उनका कहना है कि जनता जनार्दन है, वो सब जानती है और इसका फैसला जनता अपनी अदालत में सुनाएगी 8 तारीख को। अभी इस बात से कुछ कहा नहीं जा सकता है कि 8 तारीख को जब परिणाम खुलेंगे तो
किसके हक में ये वोट जाता है। हालांकि समाजवादी पार्टी कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है इस किले को फतेह करने में, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का मैनपुरी गढ़ रहा था और समाजवादी पार्टी कहती है कि मैनपुरी मुलायम का गढ़ था। तो इसको लिहाजे से पूरा सैफी परिवार आज सड़कों पर है, देर रात तक काम कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है कि नेताजी का चुनाव है, ये मेरा चुनाव नहीं है और नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। आपने अपना मत का प्रयोग किया तो नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसी लहजे के चलते हर मतदाता से, हर चलिए वोटर से ठीक है अपनी नदीम, अपील कर- ठीक है नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। देर रात आजम खान अपने पार्टी कार्यालय दारुल आवाम पर पहुंचे और मीडिया से मुखातिब होते हुए रामपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि सपा नेता आजम खान काफी समय से छुट्टी साधे हुए थे, लेकिन अचानक सपा नेता आजम खान ने एक बार फिर से प्रेस वार्ता बुलाई और प्रेस वार्ता कर रामपुर प्रशासन सहित आला अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक कह डाला कि रामपुर के भाजपा प्रत्याशी को वैसे ही विजयी घोषित कर दें, हमारे सपा के कार्यकर्ताओं पर इस तरीके के जुल्म ना करें। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब तशरीफ लाएंगे तो हम ये आग्रह करेंगे उनसे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। चुनाव की क्या जरूरत है जब चुनाव हो ही नहीं रहा है और जिस तरह की दहशत है, गलियों में फ्लैग मार्च और खुलेआम ये कहना, हमारे पास इसकी भी रिकॉर्डिंग है कि निकलना मत घरों से बाहर, तो समाजवादी पार्टी को अगर वोट दिया तो ये घर खाली करा लिया। आप साहिबान का बहुत सहयोग रहा है, लेकिन ये बहस हो सकती है किसको सही हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता देते हैं। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आ गई है, यूके एसएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दरअसल हाकम की 6 करोड़ की संपत्ति जब्त होगी। देहरादून से बड़ी खबर है, पेपर लीक मामले में आरोपी है हाकम सिंह, जिसकी अब 6 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। एसटीएफ ने डीएम को फिलहाल संपत्तियों की रिपोर्ट भेजी है। आपको यह भी बता दें कि इसमें एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। 3 रिजॉर्ट पहले ही ध्वस्त किए जा चुके हैं। उत्तरकाशी की अन्य संपत्तियों की भी जांच होगी। तो विशाल गर्ग का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरीके से हाकम की 6 करोड़ की संपत्तियों को अब जब्त किया जाएगा, एसटीएफ ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है जो डीएम को सौंप दी गई है, फिलहाल क्या कार्रवाई हो रही है अभी? बिल्कुल प्रदुम, देखिए जिस तरह से लगातार एसटीएफ कार्रवाई करती हुई दिख रही है और लगातार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो ऐसे लोग हैं, जो गैंगस्टर हैं, जिन पर मुकदमे दर्ज हो रखे हैं, जो ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड को हानि पहुंचा रहे थे लगातार लंबे समय से, तो उन पर कार्रवाई करने की जो बात है वो सरकार के साथ साथ पुलिस के साथ साथ एसटीएफ की टीमें भी कह रही हैं, क्योंकि एसटीएफ की टीम ने ये दावा किया है कि लगभग 6 करोड़ की संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई थी हाकम सिंह के द्वारा, और उन सभी 6 करोड़ की संपत्ति को वैध और अवैध तरीके से जो कमाई की गई थी उन पर अब सख्ती की जाएगी, उनमें बुलडोजर चला जाएगा और जो इसकी जो संपत्ति है उनको जब्त भी किया जाएगा। इसके लिए देखिए एसटीएफ ने डीएम देहरादून को भी एक रिपोर्ट बना करके भेजी है, ताकि जो हाकम सिंह के जो रिजॉर्ट हैं, जो चीजें हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि हाकम सिंह के जो 3 रिजॉर्ट थे उन पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया था, उसके जो सेब के बगीचे थे उस पर उद्यान विभाग ने कब्जा ले लिया था, और उत्तरकाशी में जो उनकी अन्य संपत्ति है हाकम सिंह की, जो उन्होंने अर्जित की है पेपर लीक मामलों से पैसे कमा करके, जो पेपर लीक कर करके उन्होंने पैसे कमाए थे, उनसे जो संपत्ति अर्जित की थी, उन संपत्ति को अब वापस सरकार जब्त करने जा रही है। तो उसके लिए देखिए तमाम पहलुओं पर चर्चा हो चुकी है, इसको लेकर के तमाम मीटिंगें हो चुकी हैं और अब एक लेटर भी डीएम के पास पहुंच चुका है। ठीक है विशाल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने टिहरी जिला सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बता दें कि बैठक में पहले कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने संविधान दिवस के अवसर पर सभी अधिकारियों को शपथ दिलाई, जिसके बाद समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से उनके विभाग में किए गए कामों की रिपोर्ट की जानकारी ली है। साथ ही इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि जनता से जुड़ी योजनाओं के कार्यों में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें, बल्कि इन्हें प्राथमिकता के साथ किया जाए।
जनपद टिहरी में अपने सभी विभागों को जो कि मैं देखती हूँ और साथ साथ में जो हमारे अन्य विभाग हैं उनको लेकर एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें हमारे सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर सम्मानित हमारे विधायकगण और हमारे जिले के हमारे पार्टी के हमारे अध्यक्ष और सभी लोग इसमें मौजूद रहे। और निश्चित रूप से क्योंकि विधायकगण सीधे जनता से जुड़े हुए होते हैं तो उनके द्वारा जो विषय यहाँ पर संबंधित विभागों के संदर्भ में आए, चाहे वो हमारे खाद्य विभाग के संदर्भ में आया हो, युवा कल्याण के संदर्भ में आया हो अथवा PWD और फॉरेस्ट के संदर्भ में आया हो, तो बहुत अच्छे सुझाव जिसको कि समय पर पूर्ण करने के निर्देश जो है जिलाधिकारी को दिए गए हैं। और कभी रोड का निर्माण होता है तो उस रोड के परीक्षण में हमें कितना उसमें फॉरेस्ट है अथवा कितना उसकी और समीक्षा की जानी है, तो उसको लेके एक जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए पर्टिकुलर डेज जो है वो बना दिए जाएं। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।